प्रिय व्यूअर्स, आईएएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 के मद्देनजर हमारी टीम ने आपके लिए जून 2019 से अप्रैल 2020 तक के समसामयिक घटनाओं का विषयवार संकलन तैयार किया है। इसके लिए दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल के साप्ताहिक करंट न्यूज बुलेटिन को विषयवार संकलित किया गया है। इसके जरिए आप राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे विषयों से जुड़ी सभी बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं का एक साथ क्विक रिवीजन कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हर एक रिवीजन वीडियो के साथ पीडीएफ भी उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीद है हमारी यह पहल आपकी सुनिश्चित सफलता के लिए उपयोगी साबित होगी। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मछुआरों की मदद के लिए सैटेलाइट बेस्ड एडवाइजरी सर्विस जेमिनी लॉन्च की है। यह सेवा मछुआरों को चक्रवाती तूफान, ऊंची लहरों, सुनामी और अन्य आपात स्थिति की जानकारी देने में मदद करेगी। जेमिनी का पूरा नाम गगन इनेबल्ड मैरिनर्स इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन है। इसमें विशेष रूप से डिजाइन किया गया एक पोर्टेबल डिवाइस और मोबाइल ऐप शामिल है। यह सिस्टम गगन यानी जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन उपग्रहों से डेटा प्राप्त करता है और इसे ब्लूटूथ संचार के जरिए उपयोगकर्ता के सेलफोन पर भेजता है। सेलफोन पर जेमिनी ऐप जेमिनी डिवाइस से प्राप्त संकेतों को डिकोड करता है और उपयोगकर्ता को संभावित खतरों के लिए अलर्ट करता है। इस्तेमाल की जा रही गगन प्रणाली में 3 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स जीसैट 8, जीसैट 10 और जीसैट 15 शामिल हैं, जो पूरे हिंद महासागर को 24 घंटे कवर करते हैं। मछुआरे अक्सर समुद्र में 50 नॉटिकल माइल से आगे डीप फिशिंग क्षेत्र और कभी-कभी 300 नॉटिकल माइल तक चले जाते हैं। इसके चलते वे मोबाइल रेंज से दूर हो जाते हैं और उनके पास भेजे जाने वाले मोबाइल अलर्ट नहीं पहुंच पाते। नई तकनीक के जरिए अब समुद्र में मोबाइल रेंज से बाहर जाने पर भी मछुआरों को अलर्ट भेजा जा सकेगा, लेकिन इसके लिए मछुआरों को अपने पास स्मार्टफोन रखना होगा। यह तकनीक इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज यानी INCOIS और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से तैयार की गई। इसे मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बेंगलुरु की अकॉर्ड कंपनी ने बनाया है। इस मौके पर INCOIS द्वारा विकसित पोटेंशियल फिशिंग जोन यानी PFZ अर्थात संभावित मछली पकड़ने के क्षेत्र के पूर्वानुमान का उन्नत संस्करण भी लॉन्च किया गया है। यूएस खाद्य एवं औषध प्रशासन यानी USFDA ने रेनिटिडाइन नामक एक दवा पर अध्ययन किया है। अध्ययन के मुताबिक रेनिटिडाइन दवा में छोटे स्तर पर N-नाइट्रोसोडिमिथाइलेमाइन यानी NDMA नामक सब्सटेंस पाए गए हैं। NDMA जल और भोजन में पाया जाने वाला एक पर्यावरणीय संदूषित पदार्थ होता है। इसे इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर द्वारा एक कैंसरकारी के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। लिहाजा ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने रेनिटिडाइन के संबंध में राज्य विनियामकों को एक पत्र लिखा है। इसमें राज्य विनियामकों को रेनिटिडाइन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी RAPI विनिर्माताओं को निर्देश देने के लिए कहा गया है कि वे मरीजों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएं और अपने उत्पादों को वेरीफाई कराएं। आपको बता दें कि रेनिटिडाइन एक एंटासिड है जिसे एसिड रिफ्लक्स और पेक्टिक अल्सर जैसी बीमारियों के उपचार में उपयोग किया जाता है। इसे सामान्य तौर पर एसीलॉक, जिंटेक या रेनिटिन के नाम से भी जाना जाता है। DGCI सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO का प्रमुख होता है। CDSCO स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक राष्ट्रीय विनियामक प्राधिकरण है। द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत CDSCO दवाओं को मंजूरी देने, क्लिनिकल ट्रायल्स के संचालन, दवाओं के लिए मानक तय करने, देश में आयातित दवाओं की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखने और राज्य औषध नियंत्रण संगठनों की गतिविधियों में तालमेल बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाता है। WHO की एक रिपोर्ट में कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज यानी CVDs के कारण होने वाली मौतों पर चिंता जाहिर की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक CVDs 2020 तक भारत में मौतों और अपंगता का सबसे बड़ा कारण होगा। आंकड़ों के मुताबिक CVDs की वजह से दुनिया भर में हर साल 17.5 मिलियन मौतें होती हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि भारत में इनके कारण शेष विश्व के मुकाबले 10 गुना अधिक मौतें होती हैं।
भारत में पिछले 2 दशकों में सीवीडीज की वजह से मौतों में 34% का इजाफा हुआ है। WHO के मुताबिक इसका मुख्य कारण भारतीयों का जेनेटिक मेकअप और बदलती जीवन शैली है। घटती शारीरिक गतिविधियों, निम्न आहार प्रणाली और चीनी, नमक व ट्रांस फैट्स युक्त भोजन के अत्यधिक उपभोग के कारण लोग सीवीडीज से जल्दी ग्रसित हो जाते हैं। भारत में हर साल लोग सीवीडीज के इलाज के लिए अस्पतालों में बड़ी रकम अदा करते हैं। WHO के मुताबिक सीवीडीज हृदय और रक्त वाहिका संबंधी विकार होती हैं। इनमें मुख्य तौर पर हार्ट डिजीज, सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज, रियूमेटिक हार्ट डिजीज आदि को शामिल किया जाता है। भारत में मुख्य तौर पर हाइपरटेंशन, एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी द्वारा सीवीडीज का इलाज किया जाता है। हालांकि अगर विशेषज्ञों की माने तो तंबाकू, अस्वास्थ्यकारी भोजन, शारीरिक शिथिलता को नियंत्रित कर सीवीडीज के कारण होने वाली मौतों को 80% तक कम किया जा सकता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2 साल की देरी के बाद अपने बहुप्रतीक्षित सैटेलाइट आइकॉन को लॉन्च कर दिया। यह सैटेलाइट वायुमंडल की ऊपरी परत आयन मंडल का अध्ययन करेगा। आइकॉन का पूरा नाम आयनोस्फेरिक कनेक्शन एक्सप्लोरर है। रेफ्रिजरेटर जैसा दिखने वाला यह सैटेलाइट विभिन्न गैसों द्वारा आयन मंडल में बनाए गए एयर ग्लो का अध्ययन करेगा। एयर ग्लो अंतरिक्ष में ऑरोरस के जैसी दिखने वाली एक घटना है, जिसकी वजह से ऊपरी वायुमंडल में रात में घना अंधेरा नहीं हो पाता। आइकॉन सैटेलाइट को फ्लोरिडा तट से एक मालवाहक विमान के द्वारा लॉन्च किया गया था। विमान द्वारा पेगासस रॉकेट भी छोड़ा गया है। नासा इससे पहले गोल्ड यानी ग्लोबल स्केल ऑब्जर्वेशंस ऑफ द लिम्ब एंड डिस्क मिशन भी लॉन्च कर चुका है। इस मिशन को पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था। आपको बता दें कि पृथ्वी के वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल में बांटा जाता है। इनमें से आयन मंडल का विस्तार मध्य मंडल की ऊपरी सीमा से 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यह पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स और आयनीकृत कणों की एक घनी परत है। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान में बढ़ोतरी होती है। यह परत पृथ्वी की रेडियो तरंगों को दोबारा पृथ्वी की ओर परावर्तित कर देती है। इस परत को सौर्यिक विकिरण के अवशोषण की मात्रा के आधार पर 3 उप परतों D, E और F में बांटा जाता है, जिनमें से F परत सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक घनत्व वाली परत होती है। हाल ही में नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर ने भारत का दौरा किया। इस दौरे पर दोनों देशों ने संयुक्त रूप से लोटस HR के दूसरे चरण की लॉन्चिंग की। आपसी समझौतों के मुताबिक दोनों देशों की कंपनियां शहरी अपशिष्ट जल को स्वच्छ जल में बदलने के लिए इस लोटस HR प्रोजेक्ट को तकनीकी सहायता देंगी। आपको बता दें कि लोटस HR यानी लोकल ट्रीटमेंट ऑफ अर्बन सीवेज स्ट्रीम्स फॉर हेल्दी रीयूज प्लांट को जुलाई 2017 में लॉन्च किया गया था। इस प्रोजेक्ट को भारत के जैव प्रौद्योगिकी विभाग और नीदरलैंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च द्वारा समर्थन प्राप्त है। प्रोजेक्ट का लक्ष्य एक आदर्श जल प्रबंधन अप्रोच विकसित करना है। इस प्रोजेक्ट से प्रतिदिन 10,000 लीटर शहरी अपशिष्ट जल को स्वच्छ जल में परिवर्तित किया जाएगा। प्रोजेक्ट के लिए वेटलैब अ डिजाइन चैलेंज द्वारा दोनों देशों के युवाओं को भारतीय शहरी जल की चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष ज्ञान और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। वेटलैब अ डिजाइन चैलेंज को जैव प्रौद्योगिकी के BIRAC यानी बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल और नीदरलैंड एजेंसी से समर्थन प्राप्त है। बिराग जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित एक नॉन फॉर प्रॉफिट लोक उपक्रम है। देश के जैव प्रौद्योगिकी उद्योगों के रणनीतिक शोध और नवाचार क्षमताओं को संवर्धित व प्रोत्साहित करना इसका मुख्य विजन है। हालिया अध्ययन में एक नई बात सामने आई है कि मवेशियों के गोबर से बनी खाद की वजह से मृदा स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। इस कारण कार्बन उत्सर्जन में भी इजाफा हो सकता है। अध्ययन के मुताबिक इन खादों के इस्तेमाल से सॉइल माइक्रोबायोम में बदलाव आता है। इससे मिट्टी की कार्बन की स्टोर करने की क्षमता कम हो जाती है। विशेषज्ञों ने बताया कि ऐसा गोबर से बनी खाद में मौजूद एंटीबायोटिक्स के कारण होता है। इन खादों के अधिक उपयोग की वजह से मिट्टी में कवक और जीवाणुओं के अनुपात के साथ साथ जीवाणुओं की संरचना में भी बदलाव आ जाता है। आपको बता दें कि मवेशियों के विकास और उनमें संक्रमण के उपचार के लिए बड़े पैमाने पर एंटीबायोटिक्स का उपयोग होता है। आंकड़ों के मुताबिक वैश्विक स्तर पर 2030 तक इनके उपयोग में 67% तक का इजाफा हो सकता है।
दरअसल एंटीबायोटिक्स के निरंतर उपयोग के कारण मवेशियों में इनका जैव संचयन हो जाता है। इस वजह से उनके गोबर से बनी खाद का मृदा स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक जब इन खादों का मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, तब मिट्टी में मौजूद कार्बन खाद में घुले हुए एंटीबायोटिक के संपर्क में आते हैं। इस तरह यह कार्बन मिट्टी के अंदर पौधे की जड़ों में पहुंचता है। लिहाजा ये पौधे बाकी पौधों की तुलना में कहीं ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं और इस वजह से वायुमंडल में तापमान में बढ़ोतरी होती है। हाल ही में जारी एक सर्वे में दृष्टिहीनता और दृष्टि दोष से ग्रसित लोगों के आंकड़ों का जिक्र किया गया है। दिल्ली स्थित एम्स द्वारा कराए गए नेशनल ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट सर्वे इंडिया 2015 से 19 के मुताबिक 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों में मोतियाबिंद दृष्टिहीनता का सबसे बड़ा कारण है। आंकड़ों की माने तो इस उम्र के लोगों में दृष्टिहीनता के 66.2, गंभीर दृष्टि दोष के 80.7, जबकि सामान्य दृष्टि दोष के 70.2% मामलों में सबसे बड़ा कारण मोतियाबिंद है। सर्वे के मुताबिक इस उम्र के लोगों में 7.2% मामलों के साथ मोतियाबिंद संबंधी सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस दृष्टिहीनता का दूसरा बड़ा कारण है, जबकि आंख की पुतली का क्षतिग्रस्त होना, ग्लूकोमा और अफेकिया यानी आंखों में लेंस की अनुपस्थिति दृष्टिहीनता के अन्य कारण हैं। सर्वे में शहरी लोगों के मुकाबले ग्रामीण लोगों में, जबकि शिक्षित लोगों के मुकाबले अशिक्षित लोगों में दृष्टिहीनता के अधिक मामले पाए गए हैं। दृष्टिहीनता के 22.1% मामलों में मोतियाबिंद की महंगी सर्जरी प्रमुख कारण है। इसी महीने WHO द्वारा जारी की गई वर्ल्ड विजन रिपोर्ट में भी मोतियाबिंद के महंगे इलाज को दृष्टिहीनता का बड़ा कारण बताया गया है। आपको बता दें कि भारत ने 2020 तक दृष्टिहीनता के मामलों को कम कर 0.3% करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार ने 1976 में राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था। भारत इस तरह का कार्यक्रम शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश है। बहरहाल सर्वे में इस बात पर संतोष जताया गया है कि भारत दृष्टि दोष के मामलों में 2014 से 2019 तक 25% की कमी के WHO के लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर चुका है। पिछले हफ्ते अमेरिका ने जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी GM कॉटन सीड के मानवीय उपभोग को मंजूरी दे दी। अब अमेरिका में इंसान और जानवर दोनों के द्वारा कॉटन सीड का उपभोग किया जा सकेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक GM कॉटन सीड प्रोटीन युक्त भोजन का नया स्रोत है, जो कि वैश्विक स्तर पर कुपोषण से लड़ने में मदद करेगा। आपको बता दें कि सामान्य कॉटन सीड में एक जहरीले रसायन गॉसिपोल की उच्च सांद्रता के कारण इसका मानवीय उपभोग करना नुकसानदायक होता है। कॉटन सीड को खाने योग्य बनाने के लिए उसमें मौजूद एक खास तरह के जीन या यूं कहें कि गॉसिपोल की मात्रा कम करने के लिए RNA इंटरफेस का प्रयोग किया गया है। हालांकि गॉसिपोल को एक स्तर तक बनाए रखा गया है क्योंकि यह कीटों और बीमारियों से कपास के पौधे की रक्षा करता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि कॉटन सीड के जेनेटिकली मॉडिफिकेशन से पौधे में मौजूद फाइबर की मात्रा कम नहीं होती, लिहाजा इसे उद्योगों में पहले की तरह प्रयोग किया जा सकता है। हाल ही में DSCI यानी डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक कार्यालय के साथ मिलकर नेशनल रिपोजिटरी टेक सागर को लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म देश में 25 क्षेत्रों में कार्यरत व्यवसायों और अनुसंधान इकाइयों को भविष्य में सहयोग, संपर्क और नवाचार करने में मदद करेगा। यह प्लेटफॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे तकनीकी क्षेत्रों में भारतीय क्षमताओं की लक्षित खोज को आसान बनाएगा। विशेषज्ञों की माने तो साइबर अपराधों से हर साल वैश्विक GDP को 2.5% का नुकसान होता है। साथ ही भारत को 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की महत्वाकांक्षा को भी इन अपराधों से बड़ा खतरा है। लिहाजा साइबर अपराधों से बढ़ते खतरों से लड़ने के लिए साइबर तकनीकी क्षमताओं को विकसित करने की सख्त जरूरत है। इसलिए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि DSCI भारत में डेटा संरक्षण पर NASSCOM द्वारा गठित एक औद्योगिक और नॉट फॉर प्रॉफिट निकाय है। यह निकाय साइबर सुरक्षा और निजता में बेहतर प्रयासों, मानकों और पहलों के जरिए सुरक्षित और विश्वसनीय साइबर स्पेस बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। DSCI पॉलिसी एडवोकेसी, थॉट लीडरशिप, कैपेसिटी बिल्डिंग और आउटरीच एक्टिविटीज के लिए सरकार और उसकी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए कुछ अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं।
दिशा निर्देशों के अनुसार अब प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम 2016 यानी PMNDP के अंतर्गत पेरिटोनियल डायलिसिस को भी शामिल किया जाएगा। राज्यों को भी पेरिटोनियल डायलिसिस सेवाओं को अपने स्वास्थ्य कार्यक्रमों में शामिल करने के लिए आग्रह किया गया है। सरकार के इस फैसले से लास्ट स्टेज किडनी फेल्योर के 2 लाख मरीज लाभान्वित होंगे। हालांकि बच्चों को इस योजना से बाहर रखा गया है। पेरिटोनियल बीमारियों से ग्रसित सभी रोगियों को घर पर ही डायलिसिस सुविधा की आसान पहुंच सुनिश्चित करने और उपचार की लागत कम करने के इरादे से सरकार ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि पेरिटोनियल डायलिसिस के दौरान एब्डोमिनल कैविटी के एक हिस्से में ट्यूब के जरिए डायलासेट को सर्कुलेट किया जाता है। यह डायलासेट एब्डोमिनल लिनिंग में रक्त नलिकाओं से अपशिष्ट पदार्थों को सोख लेता है, जिन्हें बाद में शरीर से बाहर निकालकर नष्ट कर दिया जाता है। देश में एंड स्टेज रेनल डिजीज से पीड़ित लोगों की लगातार बढ़ती संख्या और उससे बढ़ते नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम शुरू किया था। हाल ही में IIT जोधपुर ने एक अत्यधिक संवेदनशील डिवाइस तैयार की है। यह पोर्टेबल डिवाइस पानी में मरकरी, तांबा, जिंक, कैडमियम और क्रोमियम जैसे दूसरे प्रदूषक तत्वों की मौजूदगी के बाद भी लेड का आसानी से पता लगा सकती है। यह डिवाइस पानी में लेड की 0.018 पार्ट्स पर बिलियन यानी ppb की अत्यधिक निम्न मात्रा का भी पता लगाने में सक्षम है। इस डिवाइस की खास बात यह है कि इसे कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पहले यह तकनीकी संस्थान कैडमियम आयन सेंसर भी विकसित कर चुका है, जो पानी में 0.255 ppb की कैडमियम आयन की निम्न मात्रा का भी पता लगा सकता है। आपको बता दें कि औद्योगिक और अन्य गतिविधियों की वजह से लेड, क्रोमियम, फ्लोराइड, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, बेरियम, कैडमियम जैसे प्रमुख प्रदूषक तत्व पानी में मिल जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पीने योग्य पानी में लेड की अधिकतम मात्रा 5 ppb तय की है। इससे अधिक मात्रा होने पर यह तंत्रिका तंत्र, प्रजनन तंत्र और किडनी को नुकसान पहुंचाने के अलावा हाई ब्लड प्रेशर और एनीमिया का कारण भी बन सकता है। लेड खास तौर पर भ्रूण और नवजात शिशुओं के मस्तिष्क विकास और गर्भवती महिलाओं के लिए हानिकारक हो सकता है। इसकी वजह से बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटीज, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स और मेंटल रिटार्डेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हाल ही में IIT बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने मिट्टी में जिंक का पता लगाने के लिए एक अत्यधिक संवेदनशील सेंसर का विकास किया है। यह सेंसर 0.1 से 500 ppm के व्यापक पैमाने पर जिंक की उपस्थिति का रियल टाइम में पता लगा सकता है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर की रेंज इतनी अधिक है कि यह मानव पसीने जितने सूक्ष्म स्तर पर भी जिंक की मौजूदगी का पता लगा सकता है। आपको बता दें कि मृदा नमूनों में जिंक के सटीक निर्धारण से मृदा में मौजूद पोषक तत्वों के मूल्यांकन में मदद मिलेगी और उर्वरकों के अधिक उपयोग को रोका जा सकेगा। जबकि पसीने के नमूनों में जिंक को मापने से मांसपेशियों की थकान के संकेत शुरुआत में ही मिल सकेंगे। लिहाजा इसका उपयोग नॉन इन्वेसिव पॉइंट ऑफ केयर सेंसर के रूप में किया जा सकता है। इस सेंसर को विश्लेषण के लिए केवल कुछ माइक्रोलीटर नमूने की ही जरूरत होती है। IIT बॉम्बे की टीम पहले ही पसीने के नमूनों के साथ मिट्टी के 3 अलग अलग नमूनों पर इस सेंसर का परीक्षण कर चुकी है। यह परियोजना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत के नैनो मिशन प्रोग्राम द्वारा वित्त पोषित है और इसका उद्देश्य भारत सरकार के मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम को पूरा करना है। इसके अलावा शोधकर्ता पहले से ही अन्य पौधों के पोषक तत्वों जैसे पोटेशियम, नाइट्राइड, फॉस्फेट और सोडियम के लिए भी ऐसे ही सेंसर विकसित करने पर काम कर रहे हैं। हाल ही में अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र यानी CDC ने बताया कि एक्यूट फ्लैसिड माइलाइटिस यानी AFM परीक्षण के दौरान पोलियो वायरस के प्रति नकारात्मक रहा। आपको बता दें कि AFM एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसके लक्षण विशेष रूप से पोलियो के समान होते हैं। इसे फ्लैसिड के अंतर्गत अंगों की कमजोरी या पैरालिसिस के रूप में देखा जाता है। वही माइलाइटिस के मामले में यह रीढ़ की हड्डी में सूजन पैदा करता है। CDC के अनुसार एक्यूट फ्लैसिड माइलाइटिस एक दुर्लभ लेकिन गंभीर स्थिति है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। इसमें विशेष रूप से रीढ़ की हड्डी का वह हिस्सा शामिल है जिसे ग्रे मैटर कहा जाता है। यह शरीर में मांसपेशियों और संवेदनशीलता को कमजोर करने का कारण बनता है। वहीं पिछले साल प्रकाशित एक पत्र के मुताबिक अमेरिका में AFM की दर 0.71 व्यक्ति प्रति मिलियन रही, जबकि भारत में यह आंकड़ा 2010 में
120 व्यक्ति प्रति मिलियन था। इसमें भारत को पोलियो मुक्त घोषित करने के बाद के वर्षों में गैर पोलियो AFM की घटना में वृद्धि देखी गई थी। इसके लिए पोलियो जैसे मामलों की बढ़ती संख्या के लिए AFM को जिम्मेदार ठहराया गया था। हाल ही में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप द्वारा भारत समेत कई देशों में पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के मोबाइल फोन्स की जासूसी का मामला सामने आया है। भारत सरकार ने व्हाट्सएप से निजता के हनन पर जवाब मांगा है। यह जासूसी एक स्पाईवेयर पेगासस के इस्तेमाल से की गई है। यह स्पाईवेयर इजरायली फर्म NSO ग्रुप द्वारा विकसित किया गया है। NSO ग्रुप तेल अवीव स्थित साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जो सर्विलांस टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञ है। इसका दावा है कि यह सरकारों और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार एजेंसीज की अपराधों और आतंकवाद से निपटने में मदद करती है। आपको बता दें कि पेगासस लक्षित व्यक्ति के मोबाइल फोन पर एक एक्सप्लॉइट लिंक भेजता है। यूजर द्वारा इस लिंक पर क्लिक करते ही जासूसी करने वाला मालवेयर या कोड फोन में इंस्टॉल हो जाता है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि पेगासस के अपडेटेड वर्जन में लिंक पर क्लिक करने की जरूरत भी नहीं होती। एक बार पेगासस इंस्टॉल हो जाने के बाद अटैकर को लक्षित व्यक्ति के फोन की पूरी जानकारी मिल जाती है। एक अनुमान के मुताबिक पेगासस 0 डे एक्सप्लॉइट की एक चेन भेजता है ताकि फोन यूजर की जानकारी के बिना सभी सुरक्षा उपायों को भेदा जा सके। 0 डे एक्सप्लॉइट ऐसा साइबर अटैक है जिसकी जानकारी सॉफ्टवेयर निर्माता को भी नहीं होती, इसलिए इसका कोई पैच या फिक्स उपलब्ध नहीं होता। पेगासस के जरिए लक्षित व्यक्ति के फोन के कॉन्टैक्ट्स, मैसेज, कैलेंडर, इवेंट्स, कॉल्स आदि तक पहुंचा जा सकता है। नए रूप में यह भी संभव है कि एक्सप्लॉइट लिंक को क्लिक करने के बजाय मिस्ड वीडियो कॉल के जरिए ही लक्षित व्यक्ति के फोन तक पहुंच हासिल की जा सकती है। यह फोन का कैमरा और माइक्रोफोन ऑन करके आसपास की गतिविधि को जान सकता है। पेगासस पासवर्ड प्रोटेक्टेड डिवाइस को भी भेज सकता है। ये बेहद कम बैटरी, मेमोरी और डेटा का इस्तेमाल करते हैं ताकि यूजर को शक न हो। इसके इस्तेमाल की जानकारी पहली बार 2016 में सामने आई थी। तब इसके द्वारा UAE के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता को टारगेट किया गया था। बीते दिनों सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस यानी CBHI ने नेशनल हेल्थ प्रोफाइल यानी NHP 2019 रिपोर्ट जारी की। NHP में स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न आंकड़ों को दर्शाया गया है। आंकड़ों के मुताबिक देश में लिंगानुपात 2001 में 933 के मुकाबले 2011 में बढ़कर 943 हो गया है। ग्रामीण भारत में लिंगानुपात 946 से बढ़कर 949, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 900 से बढ़कर 929 हो गया है। केरल ग्रामीण, शहरी और कुल लिंगानुपात तीनों ही मामलों में पहले पायदान पर है। रिपोर्ट की माने तो जन्म दर, मृत्यु दर और प्राकृतिक वृद्धि दर में गिरावट आ रही है। जन्म दर 2000 में 25.8 से गिरकर 2016 में 20.4, जबकि इसी अवधि में मृत्यु दर प्रति 1000 लोगों पर 8.5 से गिरकर 6.4 हो गई है। अगर प्राकृतिक वृद्धि दर की बात करें तो यह भी 2000 में 17.3 के मुकाबले 2016 में घटकर 14 हो गई है। 12 राज्यों में कुल प्रजनन दर प्रति एक महिला पर 2 से कम बच्चे, जबकि 9 राज्यों में यह 2.1 और उससे अधिक आंकी गई है। कुल प्रजनन दर किसी महिला द्वारा पूरे जीवन में जन्म दिए जाने वाले बच्चों की औसत संख्या होती है। CBHI स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक हेल्थ इंटेलिजेंस विंग है। इसे मुदलियार समिति की सिफारिश पर संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित किया गया था। CBHI स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों और विकास गतिविधियों के सफल नियोजन के मकसद से हर साल NHP प्रकाशित करता है। NHP में जनांकिकी, सामाजिक आर्थिक स्थिति, रुग्णता और मृत्यु दर, स्वास्थ्य वित्त, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना में मानव संसाधन से जुड़ी जानकारियों को कवर किया जाता है। इसरो और इसकी कमर्शियल विंग एंट्रिक्स ने नाविक सिस्टम के वाणिज्यीकरण की शुरुआत कर दी है। एंट्रिक्स ने हाल ही में इसके लिए 2 अलग टेंडर्स जारी किए हैं ताकि ऐसे उद्योगों की पहचान की जा सके जो नाविक आधारित हार्डवेयर और सिस्टम्स का विकास कर सके। नाविक भारत का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। इसका पूरा नाम नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टलेशन है। यह स्वदेशी पोजीशनिंग या लोकेशन बेस्ड सर्विस है। यह भारत की सीमाओं के 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में नेविगेशन सुविधा उपलब्ध करने में सक्षम है। नाविक सिस्टम के प्रारंभिक उपयोगकर्ता खनिज, कोयला और बालू आदि संसाधनों के ट्रांसपोर्टर होंगे।
ये अभी जीपीएस आधारित नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले साल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों के लिए ट्रैकिंग डिवाइस के इस्तेमाल को बाध्यकारी बना दिया था। इसके अलावा रीजनल नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल आपदा प्रबंधन, मानचित्रण, टेरेस्ट्रियल, एरियल और मरीन नेविगेशन जैसे कार्यों के लिए किया जा सकता है। नाविक के वाणिज्यीकरण के अलावा 2 अन्य महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं। इसरो ने घोषणा की है कि क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज नाविक सिस्टम के लिए चिपसेट बनाएगी। इसके अलावा भारतीय नाविक सिस्टम को 3GPP का सर्टिफिकेशन मिलेगा। 3GPP एक वैश्विक निकाय है। इसका पूरा नाम थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है। यह मोबाइल टेलीफोनी स्टैंडर्ड्स के लिए कोऑर्डिनेट करता है। खगोल शास्त्रियों ने यूरोपियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के स्फीयर इंस्ट्रूमेंट की मदद से हाइजिया नामक खगोल पिंड का पता लगाया है। ऐसा माना जा रहा है कि हाइजिया एक ड्वार्फ प्लैनेट हो सकता है। इसे लंबे समय से क्षुद्र ग्रह माना जा रहा था। यह मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी में स्थित है। अभी मौजूदा समय में हमारे सौर मंडल में 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। इसमें सबसे प्रसिद्ध प्लूटो है। इसे 2006 में ग्रह के दर्जे से हटाकर ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में रखा गया था। अन्य 4 ड्वार्फ प्लैनेट एरिस, माके, होमैया और सीरीस हैं। हाइजिया इस श्रेणी का 6ठा दावेदार है। यदि यह सभी मानकों को पूरा कर लेता है तो यह सौर मंडल का सबसे छोटा ड्वार्फ प्लैनेट होगा। आपको बता दें कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने किसी खगोल पिंड को ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में शामिल करने के लिए 4 मानक बताए हैं। इसके मुताबिक ड्वार्फ प्लैनेट ऐसा खगोलीय निकाय है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। इसका द्रव्यमान इतना होता है कि इसका स्वयं का गुरुत्वीय क्षेत्र इसे गोल या लगभग गोलाकार रखने में सक्षम होता है। यह अपनी कक्षा के आसपास के क्षेत्र को साफ नहीं करता। इसमें कई अन्य ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। साथ ही यह उपग्रह नहीं होता। इसमें से हाइजिया 3 मानक पहले से ही पूरा कर चुका है। हालिया ऑब्जर्वेशन की मदद से यह पता चला है कि यह द्रव्यमान और आकार वाली शर्त भी पूरा करता है। हाल ही में मातृत्व मृत्यु दर के लिए सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी SRS 2015 से 17 बुलेटिन जारी हुआ। इसके मुताबिक देश में 2014 से 16 और 2015 से 17 के बीच मातृत्व मृत्यु दर यानी MMR में 6.2% की कमी आई है। 2014 से 16 में MMR 130 प्रति 1 लाख जीवित जन्म थी। यह 2015 से 17 में घटकर 122 प्रति 1 लाख जीवित जन्म हो गई है। राज्यवार प्रगति की बात करें तो कर्नाटक में प्रतिशत के अनुसार MMR में सबसे ज्यादा कमी आई है, जबकि अंक के अनुसार MMR में सबसे ज्यादा कमी राजस्थान में आई है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की MMR में 15 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत 2020 तक MMR 100 प्रति लाख जीवित जन्म करने का लक्ष्य रखा गया है। 11 राज्यों ने इस लक्ष्य को पहले ही प्राप्त कर लिया है। यह कमी लक्ष्य पोषण अभियान, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जैसी पहलों के कारण हुई है। हाल ही में लांसेट ग्लोबल हेल्थ ने भारत में एनीमिया रोग के विस्तार पर एक अध्ययन जारी किया है। अध्ययन के मुताबिक भारत में 15 से 54 वर्ष वाले उम्र के पुरुषों में लगभग 1/4 लोग किसी न किसी तरह की एनीमिया से पीड़ित हैं। यह अध्ययन 1 लाख पुरुषों और 6 लाख महिलाओं पर किया गया। अध्ययन में दिखाए गए आंकड़ों की माने तो आयु में वृद्धि के साथ एनीमिया की शिकायत में कमी पाई गई, यानी कि 15 से 19 वर्ष वाले आयु समूह के लोगों में सबसे अधिक, जबकि 50 से 54 वर्ष वाले आयु समूह के लोगों में एनीमिया की शिकायत सबसे कम पाई गई। हर आयु समूह की महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले एनीमिया की अधिक शिकायतें पाई गई हैं। अगर राज्यवार आंकड़ों की बात करें तो बिहार में सर्वाधिक, जबकि मणिपुर में एनीमिया का सबसे कम प्रसार है। WHO के मुताबिक एनीमिया को ऐसी स्थिति बताया गया है जब मानव के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की मात्रा या उनकी ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता शारीरिक जरूरत के मुताबिक अपर्याप्त होती है। पुरुषों में एनीमिया की वजह से थकावट, आलस और ध्यान भटकाव की शिकायतें पाई जाती हैं। हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण पर बनी संसदीय समिति ने भारत में कैंसर की स्थिति पर रिपोर्ट दी है। इसके मुताबिक देश में कैंसर के लिए देखभाल का बुनियादी ढांचा पर्याप्त नहीं है। इसके चलते मरीजों को इलाज के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है।
इस समिति को देश में बढ़ते कैंसर भार को कम करने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग और टाटा मेमोरियल सेंटर की बढ़ी हुई भूमिका का परीक्षण करना था। भारत में प्रति वर्ष कैंसर के 16 लाख नए मामले सामने आते हैं। वहीं कैंसर के चलते हर साल 8 लाख लोगों की मौत हो जाती है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के एक अनुमान के मुताबिक भारत का कैंसर बर्डन 2018 के 13 लाख से बढ़कर 2035 में 17 लाख हो जाएगा। संसदीय समिति ने पाया है कि सभी उत्तर पूर्वी राज्यों में कैंसर के मामले ज्यादा हैं। भारत में 2/3 कैंसर के मरीजों का इलाज निजी क्षेत्र में हो रहा है। बेहद महंगे इलाज के कारण लगभग 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। कैंसर के मरीजों को पूरे देश में इलाज सुविधा मुहैया कराने के लिए संसदीय समिति ने एक हब एंड स्पोक मॉडल की सिफारिश की है। इसमें एक केंद्र हब की तरह काम करेगा और उससे जुड़े हुए अन्य केंद्र स्पोक होंगे। एक हब लगभग 4 करोड़ मरीजों को कवर करेगा, जबकि एक स्पोक 50 लाख से 1 करोड़ मरीजों को कवर करेगा। इस हिसाब से देश भर में इलाज की सुविधा देने के लिए 30 हब्स और 130 स्पोक्स जरूरी होंगे। हाल ही में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडिया इंटरनेट 2019 रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक 69% पेनिट्रेशन रेट यानी विस्तार दर के साथ दिल्ली इंटरनेट विस्तार की सूची में पहले पायदान पर है। वहीं केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट के चलते 54% पेनिट्रेशन रेट के साथ दूसरे पायदान पर है। ओडिशा 25% पेनिट्रेशन रेट के साथ सूची में सबसे निचले स्थान पर है। इंटरनेट पेनिट्रेशन रेट को इस रूप में परिभाषित किया गया है कि हर 100 लोगों की जनसंख्या में से 12 साल से अधिक उम्र के कितने लोग इंटरनेट एक्सेस करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक केरल, तमिलनाडु और दिल्ली में महिला इंटरनेट यूजर्स का सर्वाधिक अनुपात है। वहीं अगर इंटरनेट कनेक्शंस की बात की जाए तो दिल्ली इस मामले में पहले, जबकि बिहार सबसे निचले पायदान पर है। आपको बता दें कि द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी IAMAI सोसाइटीज़ एक्ट 1896 के तहत एक नॉट फॉर प्रॉफिट औद्योगिक निकाय है। इसका मुख्य कार्य ऑनलाइन और वैल्यू एडेड सर्विस सेक्टर का विस्तार करना है। बीते दिनों स्पेसएक्स ने लोअर अर्थ ऑर्बिट में 60 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। यह लॉन्चिंग स्टारलिंक नेटवर्क प्रोजेक्ट के तहत स्पेस के जरिए इंटरनेट मुहैया कराने के उद्देश्य से की गई है। स्पेसएक्स अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की दुनिया में महत्वपूर्ण ग्लोबल प्राइवेट कंपनी है। स्पेस इंटरनेट का मकसद विश्वसनीय और बाधा रहित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना है। वर्तमान समय में इंटरनेट लोक सेवाओं की डिलीवरी के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इंटरनेट आज के वक्त में महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचा भी है। आंकड़े बताते हैं कि वर्तमान समय में 4 बिलियन लोग यानी विश्व की आधे से अधिक जनसंख्या की पहुंच इंटरनेट तक नहीं है। इसका प्रमुख कारण है कि डिफिकल्ट टेरेन और रिमोट एरियाज में ऑप्टिकल केबल और मोबाइल टावर स्थापित कर पाना संभव नहीं है, जबकि अंतरिक्ष में सैटेलाइट स्थापित कर वहां से सिग्नल प्राप्त कर इन बाधाओं को दूर किया जा सकता है। अभी तक स्पेस इंटरनेट का प्रयोग बहुत कम यूजर्स के लिए किया जा रहा है। साथ ही अधिकांश तौर पर उन सैटेलाइट का प्रयोग किया जा रहा है जो कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थित सैटेलाइट के जरिए होने वाले ट्रांसमिशन में 600 मिलीसेकेंड लेटेंसी होती है, जबकि लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थित सैटेलाइट के माध्यम से होने वाले ट्रांसमिशन में यह समय 20 से 30 मिलीसेकेंड का है। आपको बता दें कि सिग्नल के यूजर से अंतरिक्ष स्थित सैटेलाइट और फिर डेटा सेंटर तक पहुंचने और वापस इसी प्रक्रिया में होने वाली देरी को लेटेंसी कहा जाता है। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOC ने विशेष विंटर ग्रेड डीजल लॉन्च किया। यह डीजल लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अति निम्न तापमान में उपयोग किया जा सकेगा। दरअसल जाड़े के दिनों में लद्दाख, कारगिल, काजा और केलोंग जैसे ठंडे क्षेत्रों में अति निम्न तापमान के कारण डीजल जमने लगता है, जिस वजह से वाहनों में उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। IOC द्वारा विकसित नए डीजल की खासियत यह है कि यह -33 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भी तरल अवस्था में बना रहता है। लिहाजा अति निम्न तापमान की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस डीजल की आपूर्ति के बाद स्थानीय लोगों को सर्दियों के समय में परिवहन में रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस डीजल में -33 डिग्री सेल्सियस का लो पोर पॉइंट है। लो पोर पॉइंट वह तापमान होता है जिसके नीचे तरल पदार्थ में प्रवाहित होने का गुण खत्म हो जाता है। यह डीजल BIS मानकों का पालन करता है। सामान्य डीजल निम्न तापमान पर गाढ़ा होने लगता है, जिससे वाहन के इंजन में उसका प्रवाह बंद हो जाता है। इसलिए डीजल की विस्कोसिटी और ल्यूब्रिकेशन बढ़ाने के लिए पैराफिन वैक्स मिलाया जाता है।
वैज्ञानिकों के मुताबिक आगामी 26 दिसंबर को देश के कुछ खास हिस्सों में सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। विशेष भौगोलिक अवस्थिति के कारण केरल के चेरुवथूर सहित अन्य स्थानों पर यह खगोलीय परिघटना देखी जा सकेगी। चेरुवथूर कतर, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान सहित विश्व के उन 4 जगहों में शामिल है जहां यह वलयाकार सूर्य ग्रहण स्पष्ट तौर पर देखा जाएगा। सूर्य ग्रहण एक ऐसी खगोलीय परिघटना है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है। इस कारण चंद्रमा सूर्य से आने वाली कुछ किरणों को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता। इससे पृथ्वी के किसी खास स्थान पर छायादार स्थिति बन जाती है। सूर्य ग्रहण 3 तरह का होता है। पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण, दूसरा आंशिक सूर्य ग्रहण और तीसरा वलयाकार सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय आसमान में घना अंधेरा होता है। इसे केवल चंद्रमा से पृथ्वी पर पड़ने वाली छाया के केंद्र पर ही देखा जा सकता है। इस दौरान सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी बिल्कुल सीधी रेखा में होते हैं। आंशिक सूर्य ग्रहण के दौरान पृथ्वी के किसी छोटे हिस्से पर ही छायादार स्थिति होती है और घना अंधेरा होता है। वहीं अगर वलयाकार सूर्य ग्रहण की बात करें तो इस दौरान चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी के कारण छोटा दिखाई देता है और सूर्य के सामने एक अंधेरे चकत्ते के समान दिखाई देता है। इसकी वजह से चंद्रमा के चारों ओर एक वलय का निर्माण हो जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने IMI 2.0 यानी इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 को लागू करने के संबंध में राज्यों की तैयारी का जायजा लिया। IMI 2.0 2 दिसंबर 2019 से लागू होगा। कार्यक्रम के जरिए 27 राज्यों के 272 जिलों में सेवाएं पहुंचाई जाएंगी। इसमें जनजातीय और हार्ड टू रीच पॉपुलेशन को प्रमुख रूप से टारगेट किया जाएगा। IMI 2.0 की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है टीकाकरण कार्यक्रम 4 चरणों में 7 कार्यशील दिनों में चलेगा। इसमें सार्वजनिक अवकाश, रविवार और अवकाश शामिल नहीं होंगे। दूसरी खासियत है विभिन्न माध्यमों के जरिए टीकाकरण को बढ़ावा देना। तीसरी विशेषता के अनुसार ऐसे लोगों को शामिल करना जो टीकाकरण से बचे हुए हैं। चौथी विशेषता के तहत शहरी और जनजातीय क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करना शामिल है। वहीं 5वीं विशेषता है राजनीतिक, प्रशासकीय और वित्तीय प्रतिबद्धता को बढ़ावा देना। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा मिशन इंद्रधनुष 2014 में और इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष को 2017 में लॉन्च किया गया था। यूनिसेफ ने निमोनिया से होने वाली मौतों पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल निमोनिया के कारण वैश्विक स्तर पर 5 साल तक की उम्र के 8 लाख से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है। इस मामले में नाइजीरिया, भारत, पाकिस्तान, कांगो और इथियोपिया की बहुत खराब स्थिति है। 2018 में निमोनिया के कारण 5 साल तक की उम्र के बच्चों की मौत के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। इस खराब स्थिति के मद्देनजर यूनिसेफ और दूसरे बड़े स्वास्थ्य संगठनों ने एक वैश्विक कार्रवाई की अपील की है। इसके लिए ये संगठन मिलकर जनवरी 2020 में स्पेन में ग्लोबल फोरम ऑन चाइल्डहुड निमोनिया का आयोजन करेंगे। यूनिसेफ के मुताबिक बच्चों में निमोनिया और गरीबी के बीच सीधा संबंध है। शुद्ध पेयजल की कमी, अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं, अल्पपोषण और घरेलू वायु प्रदूषण इसके बड़े कारण हैं। आपको बता दें कि निमोनिया एक कवक, विषाणु या जीवाणु जनित बीमारी है। इस बीमारी की वजह से बच्चों के फेफड़ों में पस और दूसरे तरल पदार्थ भर जाते हैं। ऐसे बच्चे जिनका इम्यून सिस्टम पहले से ही HIV जैसे इन्फेक्शन या अल्पपोषण की वजह से कमजोर होता है, वे इस बीमारी से जल्दी ग्रसित हो जाते हैं। यूनिसेफ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1946 में युद्ध के बाद यूरोप और चीन में बच्चों से संबंधित आपातकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई थी। 1953 में यह संगठन संयुक्त राष्ट्र का स्थायी हिस्सा बन गया। 14 नवंबर को विश्व डायबिटीज दिवस मनाया गया। इस साल इस दिवस की थीम फैमिली एंड डायबिटीज थी। इस मौके पर इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन ने IDF डायबिटीज एटलस का नवा संस्करण जारी किया। इस रिपोर्ट में डायबिटीज के मामले में भारत की चिंताजनक स्थिति सामने आई है। मौजूदा समय में भारत डायबिटीज से पीड़ित लोगों की संख्या के मामले में दुनिया भर में दूसरे पायदान पर है। यहाँ लगभग 77 मिलियन डायबिटीज के मरीज हैं। पहले पायदान पर चीन है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को डायबिटीज से लड़ने के लिए अपनी रणनीति की समीक्षा करने की जरूरत है। इसके मुताबिक अगले 25 सालों में भारत में डायबिटीज से पीड़ित लोगों की संख्या 134 मिलियन से ज्यादा होने का अनुमान है। IDF के मुताबिक वैश्विक स्वास्थ्य खर्च का लगभग 10% डायबिटीज पर खर्च किया जा रहा है। डायबिटीज जीवन शैली से जुड़ी समस्या है, इसलिए इससे निपटने के लिए बहुक्षेत्रीय रणनीति की जरूरत है।
आपको बता दें कि डायबिटीज की स्थिति तब पैदा होती है जब पैंक्रियाज इंसुलिन हार्मोन का सही तरह से उत्पादन करने में सक्षम न रहे या शरीर उत्पादित इंसुलिन का इस्तेमाल सही प्रकार से न कर पाए। इससे रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, जिसे हाइपरग्लाइसीमिया भी कहते हैं। हाल के दिनों में चीन में ब्यूबोनिक प्लेग के कुछ मामले पाए गए। इसके अलावा चीन में ही न्यूमोनिक प्लेग से ग्रसित 2 मरीज भी पाए गए। दोनों ही तरह के प्लेग यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया से होते हैं। ब्यूबोनिक प्लेग संक्रमण खासकर संक्रमित पिस्सू के काटने से होता है, जबकि न्यूमोनिक प्लेग यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया के सांस के जरिए फेफड़ों में प्रवेश होने के कारण होता है। चूंकि यह खांसी के जरिए फैलता है, इसलिए ज्यादा खतरनाक होता है। इनके अलावा एक दुर्लभ तरह का प्लेग भी होता है जिसे सेप्टिसेमिक प्लेग कहते हैं। इस प्लेग से शरीर में रक्त प्रवाह में संक्रमण का खतरा रहता है। आपको बता दें कि ब्यूबोनिक प्लेग के कारण पूरे विश्व में लाखों लोगों की मौत हुई है, जिनमें 14वीं शताब्दी के दौरान 1/3 से ज्यादा मौतें अकेले यूरोप में हुई थी, जिन्हें ब्लैक डेथ के रूप में जाना जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अस्थिर जलवायु परिस्थितियों के कारण यह रोग चूहों, पिस्सुओं और इंसानों में तेजी से फैलने लगा था, जिससे इतने बड़े पैमाने पर मौतें हुईं। ऐसा माना जाता है कि इस प्लेग के फैलने की शुरुआत चीन के यूनान प्रांत से हुई। 1894 में अफीम के व्यापार के कारण इसका वैश्विक स्तर पर प्रसार होने लगा, जबकि इससे पहले यह बीमारी स्थानीय ही थी। 20 से 22 नवंबर के बीच स्ट्रासबर्ग में साइबर क्राइम से निपटने के मुद्दे पर ऑक्टोपस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसका मकसद बुडापेस्ट कन्वेंशन पर एक प्रोटोकॉल के माध्यम से साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने के उपाय खोजना था। इस प्रोटोकॉल को 2020 तक अंतिम रूप दिया जाना है। इस कॉन्फ्रेंस में भारत ने बुडापेस्ट कन्वेंशन में अपने नॉन मेंबर स्टेटस को बनाए रखा। साथ ही रूस की अगुवाई में संयुक्त राष्ट्र में साइबर सुरक्षा पर एक अलग कन्वेंशन के पक्ष में वोट दिया। रूस के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में पास कर दिया गया है। इसमें एक नई संधि लाने की बात की गई है, जिससे सदस्य देश साइबर अपराधों को रोकने के लिए डेटा शेयर कर सकें और सहयोग स्थापित कर सकें। आपको बता दें कि काउंसिल ऑफ यूरोप की साइबर क्राइम पर कन्वेंशन को बुडापेस्ट कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। यह साइबर क्राइम पर एकमात्र बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय तंत्र है। यह किसी देश के द्वारा साइबर अपराधों से निपटने के लिए बनाए जाने वाले कानूनों के लिए दिशा निर्देश का काम करती है। यह संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों के बीच डेटा शेयरिंग के लिए फ्रेमवर्क भी प्रदान करती है। भारत, रूस, चीन जैसे देशों ने विदेशी एजेंसीज के साथ डेटा शेयरिंग को राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा माना है। बीते दिनों स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोकसभा में जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में जानकारी दी। सरकार लोगों में जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें चला रही है। मसलन 360 डिग्री मीडिया कैंपेन, जिसके तहत टीवी पर एड, पोस्टर, होर्डिंग्स, रेडियो शोज के जरिए जागरूकता फैलाई जाती है। इसके अलावा विश्व जनसंख्या दिवस का आयोजन, कई अन्य प्रोत्साहन देने वाली गतिविधियां मसलन सास बहु सम्मेलन, नई पहल किट्स, मोबाइल पब्लिसिटी इवेंट्स आदि का प्रयोग जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में सरकार द्वारा उठाया गया प्रमुख कदम मिशन परिवार विकास है। इसके तहत सरकार निरोध और परिवार नियोजन की सेवाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ा रही है। 146 ऐसे जिले जिनकी कुल प्रजनन दर 3 से अधिक है, उन पर फोकस किया गया है। ये जिले उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम से हैं। ये राज्य देश की जनसंख्या में 44% का योगदान रखते हैं। इसके अलावा आशा यानी एक्रेडिटेड सेल्फ हेल्प एक्टिविस्ट के जरिए घरों तक नियोजन के साधनों की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम नाम से एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, जिसके तहत स्वास्थ्य के हर स्तर पर परिवार नियोजन के साधन मुहैया कराए जा सकें। इन प्रयासों से जो परिणाम देखने को मिले हैं वे इस तरह हैं। कुल प्रजनन दर यानी TFR में कमी आई है। TFR अब 2.2 है। अशोधित जन्म दर 23.8% से घटकर 20.2% हो गई है। इसके अलावा टीनेज बर्थ रेट 16 से घटकर 8% हो गई है। यूएस स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा ने एक ऐसी हाईटेक डिवाइस विकसित की है जो छोटे स्तर पर भी भूकंप और सुनामी जैसी आपदाओं का पूर्वानुमान करने में सक्षम है। इस डिवाइस का परीक्षण मैक्सिको की खाड़ी के एगमोंट की में किया गया।
उथले जल में तैरने वाली यह डिवाइस सागरीय नितल की त्रिविमीय गति के लिए डेटा इकट्ठा करेगी। इसकी खासियत है कि यह पृथ्वी के क्रस्ट में होने वाली छोटी हलचलों, यहाँ तक कि 1 से 2 सेंटीमीटर में होने वाली हलचलों का भी पता लगा सकती है। इस डिवाइस के टॉप में जीपीएस सिस्टम फिट किया गया है। पृथ्वी की पार्श्विक हलचलों का पता लगाने के लिए यह डिवाइस डिजिटल कंपास का उपयोग करती है। वहीं दूसरी तरफ सागर नितल में होने वाली हलचलों को डिटेक्ट करने के लिए पहले से ही कई डिवाइस मौजूद हैं जो समुद्र की अत्यधिक गहराई में बेहतर काम करती हैं, क्योंकि इस गहराई में बहुत कम शोर होता है, जबकि नई डिवाइस अत्यधिक गहराई के बजाय उथले जल में काम करती है और इसी कारण दोनों में भिन्नता है। आपको बता दें कि इस नई डिवाइस को एक भारी कंक्रीट बैलास्ट का उपयोग कर इंस्टॉल किया जाता है, जिस कारण यह गंभीर तूफानों में भी टिके रहने में सक्षम है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस डिवाइस का प्रयोग अब तटीय तेल और गैस उद्योग में भी किया जा सकता है। WHO द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2019 जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत सहित सब सहारन अफ्रीका के 19 देश वैश्विक स्तर पर 85% ग्लोबल मलेरिया बर्डन के लिए जिम्मेदार हैं। वैश्विक स्तर पर मलेरिया के मामलों में 2017 के मुकाबले 2018 में कमी आई है। 2017 में जहां 231 मिलियन मामले दर्ज किए गए थे, वहीं 2018 में यहां आंकड़ा 228 मिलियन था। भारत में 2017 के मुकाबले 2018 में मलेरिया के मामलों में कमी दर्ज की गई है। दक्षिण पूर्व एशिया में भारत में मलेरिया के सर्वाधिक मामले पाए जाते हैं। WHO के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के मामलों के लिए कुछ प्रमुख चुनौतियां जिम्मेदार हैं। इनमें फंडिंग की कमी, ट्रीटमेंट फेल्योर, मलेरिया के वाहकों को खत्म करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोध आदि प्रमुख हैं। वैश्विक स्तर पर मलेरिया से होने वाली मौतों में अफ्रीकी क्षेत्र 94% के लिए जिम्मेदार है। रिपोर्ट के अनुसार अभी तक कोई भी देश मलेरिया के लिए ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटजी यानी GTS को अचीव करने की स्थिति में नहीं है। GTS के अनुसार 2020 तक मलेरिया के मामलों में कम से कम 40% की कमी लानी है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के द्वारा मलेरिया फ्री इंडिया बाय 2030 के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। नासिक स्थित महाराष्ट्र इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक महाराष्ट्र में 35 में से 20 सिस्मोमीटर्स काम नहीं कर रहे हैं। हैरानी वाली बात यह है कि इनमें से 16 सिस्मोमीटर्स भूकंप जोन 3 और 4 में अवस्थित हैं। सभी 16 सिस्मोमीटर्स बंद अवस्था में हैं। ये सिस्मोमीटर्स 1963 में महाराष्ट्र के भूकंप संभावित क्षेत्रों की 35 लोकेशंस में लगाए गए थे। गौरतलब है कि महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा भूकंप जोन 4 में आता है। सिस्मोमीटर एक अत्यधिक संवेदनशील यंत्र होता है जो पृथ्वी की सतह में होने वाली हलचलों का पता लगा सकता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने देश को 4 भूकंपीय क्षेत्रों जोन 2 से लेकर जोन 5 के बीच बांटा है। इनमें जोन 5 सबसे अधिक जबकि जोन 2 सबसे कम भूकंप सक्रिय क्षेत्र है। जोन 5 में पूरे पूर्वोत्तर भारत समेत जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात का कच्छ का रण, उत्तरी बिहार और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को रखा जाता है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी रियल टाइम बेसिस पर भूकंपीय गतिविधियों की निगरानी करता है। इसके अलावा यह देश भर में आने वाले भूकंपों का पता लगाने के लिए देशव्यापी सिस्मोलॉजिकल नेटवर्क को भी मेंटेन करता है। अल्कोहल निर्माताओं ने नीति आयोग को पत्र लिखकर ENA यानी एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल पर इंपोर्ट ड्यूटी में कमी करने की मांग की है। दरअसल निर्माताओं का अनुमान है कि घरेलू सप्लाई में कमी हो सकती है, इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया जाना चाहिए जिससे आयात को लागत प्रभावी बनाया जा सके। आपको बता दें कि एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल संबंधी पेय के निर्माण के लिए प्राइमरी रॉ मटेरियल होता है। यह कलरलेस फूड ग्रेड अल्कोहल होता है जिसमें कोई अशुद्धि नहीं होती। इसकी गंध और स्वाद न्यूट्रल होते हैं। इसमें आमतौर पर 95% अल्कोहल होता है। इसका उत्पादन गन्ने के शीरे और अनाजों से किया जाता है। इथेनॉल की तरह यह भी शक्कर उद्योग का बाई प्रोडक्ट होता है। इसका प्रयोग विभिन्न अल्कोहल पेयों मसलन विस्की, वोदका, जिन और अल्कोहल फ्रूट ड्रिंक के निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा ENA का प्रयोग कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी किया जाता है। 2018 में भारत में ENA का मार्केट 2.9 बिलियन लीटर का था। बीते दिनों पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक अध्ययन किया गया था। यह भारत के निजी क्षेत्र में एंटीबायोटिक के प्रिस्क्रिप्शन पैटर्न पर किया गया पहला अध्ययन है। इस रिपोर्ट को
आउटपेशेंट एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन रेट एंड पैटर्न इन द प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया नाम दिया गया है। इसके अनुसार निजी क्षेत्र में एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन के दर सर्वाधिक है। यह दर साल भर में प्रति 1000 व्यक्तियों पर 412 व्यक्ति है। 0 से 4 साल की उम्र वाले बच्चों के लिए यह दर सर्वाधिक है, वहीं 10 से 19 साल की आयु वाले समूह में यह दर सबसे कम है। भारत एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करने वाले टॉप देशों में से एक है, इसलिए यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट की समस्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। अध्ययन में पता चला है कि 2012 से 2016 के दौरान रिटेल सेक्टर में प्रति व्यक्ति एंटीबायोटिक के उपभोग में वृद्धि हुई है। एंटीबायोटिक्स के प्रयोग पर जारी गाइडलाइंस के अनुसार कॉमन कोल्ड, नॉन स्पेसिफिक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एक्यूट कफ इलनेस और एक्यूट ब्रोंकाइटिस में एंटीबायोटिक्स का प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखा जाना चाहिए, जबकि अध्ययन में पता चला है कि प्राथमिक देखभाल के स्तर पर श्वास संबंधी संक्रमण की स्थिति में एंटीबायोटिक्स का प्रिस्क्रिप्शन अधिक है। प्राथमिक क्षेत्र के फिजिशियंस एंटीबायोटिक के मिसयूज और ओवरयूज को रोकने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आपको बता दें कि भारत ने नेशनल एक्शन प्लान ऑन AMR 2017 में शुरू किया था। यह वन हेल्थ अप्रोच पर आधारित है। वन हेल्थ अप्रोच के तहत माना जाता है कि AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट को कम करने के लिए मानवीय स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरणीय क्षेत्र मिलकर जिम्मेदार होते हैं। इसरो ने PSLV का 50वां मिशन सफलतापूर्वक पूरा करके इतिहास रच दिया है। इस मिशन में PSLV C48 से रीसेट 2BR1 सैटेलाइट लॉन्च किया गया। यह लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के फर्स्ट लॉन्च पैड से की गई। रीसेट 2BR1 एक रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो धरती की तस्वीरें लेने का काम करेगा। साथ ही यह सैन्य उद्देश्य, कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन में भी मदद करेगा। इस सैटेलाइट का कुल वजन 628 किलो और आयु 5 साल है। इसे ऑर्बिट में 576 किलोमीटर दूर 37 डिग्री के झुकाव पर स्थापित किया गया है। रीसेट 2BR1 के अलावा 4 देशों के 9 इंटरनेशनल कस्टमर सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए गए हैं। इसमें अमेरिका के 6 और इजराइल, इटली, जापान के एक सैटेलाइट शामिल हैं। ये सभी इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ हुए कमर्शियल समझौते के तहत लॉन्च किए गए। आपको बता दें कि यह PSLV के QL कॉन्फ़िगरेशन की दूसरी, सतीश धवन स्पेस सेंटर से 75वीं और फर्स्ट लॉन्च पैड से 37वीं फ्लाइट है। PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भारत की तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। यह भारत का पहला लॉन्च व्हीकल है जिसमें लिक्विड स्टेज का इस्तेमाल किया गया है। इसे पहली बार 20 सितंबर 1993 को IRS-1E भेजने के लिए लॉन्च किया गया था, जो कि असफल उड़ान थी। अक्टूबर 1994 में पहली सफल उड़ान से लेकर जून 2017 तक इसने लगातार 39 सफल मिशनों को अंजाम दिया। इससे अब तक 50 भारतीय और 20 देशों के विदेशी ग्राहकों के 222 सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में खसरा के अनुमान से कम मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार 1 करोड़ अनुमानित मामलों के बरक्स 3,53,000 मामले दर्ज किए गए। मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी वीकली रिपोर्ट में प्रकाशित एक रिपोर्ट से यह जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट ने माना है कि 2 बार टीका लगाने से खसरा से बचा जा सकता है। भारत में पहला टीका 9 से 12 माह की उम्र में, जबकि दूसरा 16 से 24 माह की उम्र में लगाया जाता है। लेकिन रिपोर्ट ने चिंता जताई है कि भारत में लाखों बच्चों को समय पर टीका नहीं लगाया जाता। वहीं 2018 में 23 लाख भारतीय बच्चे खसरा के टीके से वंचित रह गए। नाइजीरिया में 24 लाख, पाकिस्तान में 14 लाख, इथोपिया में 13 लाख और इंडोनेशिया में 12 लाख बच्चों को टीका नहीं लगाया जा सका। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में भारत में खसरा के 70,000 मामले दर्ज हुए और इस मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। आपको बता दें कि भारत में खसरा टीका की पहली डोज 1990 में प्रारंभ की गई थी, जबकि दूसरी डोज की शुरुआत 2010 में की गई थी। भारत दुनिया के उन आखिरी देशों में शामिल है जिन्होंने दूसरी डोज की शुरुआत की है। असम के शोधकर्ताओं ने सामान्य तौर पर पाए जाने वाले आक्रामक पौधे वाटर हाइसिंथ पर एक अध्ययन किया है। इस पौधे से कार्बन डॉट्स बनाकर हर्बिसाइड या शाकनाशी प्रेतिलाक्लोर का पता लगाया जा सकता है। अध्ययन के मुताबिक ये कार्बन डॉट्स शाकनाशी प्रेतिलाक्लोर के प्रति सेंसिटिव हैं। असम में हर जल निकाय में यह पौधा पाया जाता है।
इतनी आसानी से उपलब्ध होने के कारण इससे एक्टिवेटेड कार्बन और फर्नीचर का निर्माण करने पर भी शोध किया जा रहा है। कार्बन डॉट्स 10 नैनोमीटर से छोटे आकार के नैनो पार्टिकल होते हैं। इन्हें कार्बन नैनो डॉट्स, कार्बन क्वांटम डॉट्स या कार्बोजेनिक क्वांटम डॉट्स भी कहा जाता है। कार्बन डॉट्स के प्रमुख अनुप्रयोग बायो इमेजिंग, कैंसर थेरेपी, जीन एंड ड्रग डिलीवरी तथा सेंसर्स और बायोसेंसर्स हैं। एक्टिवेटेड कार्बन एक पोरस कार्बन मटेरियल है। इसमें अवशोषण की क्षमता बड़े पैमाने पर पाई जाती है। इसका प्रयोग लिक्विड और गैसों को प्यूरिफाई करने में किया जाता है। वहीं हर्बिसाइड या शाकनाशी का प्रयोग अनावश्यक पौधों को हटाने के लिए किया जाता है। बीते दिनों जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने सोसाइटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया को लॉन्च किया। यह एक गैर लाभकारी संगठन होगा। यह संगठन आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी में कोर रिसर्च की दिशा में बदलावों को बढ़ावा देगा ताकि आर्थिक और सामाजिक लाभ के लिए अधिक उत्पादों और तकनीकों को प्रोत्साहित किया जा सके। यह जीवन विज्ञान के क्षेत्र में भारत की प्रगति में आने वाली बाधाओं या अंतरालों के लिए रिसर्च फंडिंग की बढ़ोतरी के लिए किए जा रहे प्रयासों में भी मददगार होगा। ये बाधाएं अवसंरचना, मानव संसाधन, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मौजूद हैं। आपको बता दें कि सोसाइटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया में बीटी कॉटन, रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक प्रोटीन्स एंड वैक्सीन्स के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित देने वाले अनुभवी लोग शामिल होंगे। भारत के अत्याधुनिक हथियारों में एक ब्रह्मोस मिसाइल का हालिया दिनों में सफल परीक्षण किया गया। डीआरडीओ द्वारा यह परीक्षण स्थल और वायु प्लेटफॉर्म से किया गया था। डीआरडीओ की माने तो साल 2000 के बाद इस मिसाइल को निरंतर विकसित किया गया है। भारत अब इस मिसाइल के तीनों संस्करण यानी लैंड टू लैंड, सबमरीन फायर्ड और एयर फायर्ड विकसित कर चुका है। साथ ही इसकी गति 2.8 मैक से बढ़ाकर 5 मैक से अधिक करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। इसे ब्रह्मोस 2 का नाम दिया गया है। आपको बता दें कि ब्रह्मोस एक लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे भारत के डीआरडीओ और रूस के रॉकेट डिजाइन ब्यूरो एनपीओएम द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इस मिसाइल का नाम भारत की नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की नदी मॉस्कोवा के नाम पर रखा गया है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ऐसी मिसाइल होती है जिसकी गति 2 से 3 मैक के बीच होती है, जबकि 5 मैक से ज्यादा की गति वाली मिसाइल को हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहा जाता है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन स्पेस साइंसेज कोलकाता के वैज्ञानिकों ने सूर्य के कोरोना के आकार का अनुमान लगा लिया है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन स्पेस साइंसेज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता में स्थित है। सूर्य के कोरोना के आकार का अनुमान 26 दिसंबर को हुए वलयाकार ग्रहण के दौरान किया गया था। कोरोना सूर्य के पर्यावरण की सबसे बाहरी परत है। कोरोना सूर्य की चमकदार सतह के कारण छुपा हुआ होता है, इसलिए इसे देखने के लिए विशेष यंत्र की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिकों के लिए कोरोना का तापमान भी एक रहस्य है। सूर्य की सबसे बाहरी परत होने के बावजूद इसका तापमान सूर्य की सतह की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक होता है। नासा के मिशन आइरिस के जरिए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की गई थी। इसके अनुसार कोरोना की तरफ सूर्य की ओर से हीट बॉम्ब्स आते हैं। इनके द्वारा ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में लाया जाता है। वैज्ञानिकों ने इसे भी कोरोना के तापमान से जुड़े सिर्फ एक फैक्टर के रूप में स्वीकार किया है। दिसंबर 2019 में दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत के तापमान में गिरावट देखी गई थी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार साल 1901 के बाद दिल्ली में दिसंबर में इस स्तर की सर्दी का अनुभव किया गया। 14 दिसंबर से लगातार दिल्ली में कोल्ड डे का अनुभव किया गया। कोल्ड डे की स्थिति तब मानी जाती है जब दिन का सर्वाधिक तापमान कम से कम 4.5 डिग्री सेल्सियस से कम हो। इतनी अधिक सर्दी के लिए 3 प्रमुख कारकों को जिम्मेदार माना गया है। इसमें पहला कारक है लो क्लाउड्स। दरअसल पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक निम्न स्तरीय बादलों ने एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर किया हुआ है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक इन निम्न स्तरीय बादलों का विस्तार 500 से 800 किलोमीटर तक है। इनका प्रभाव पूरे उत्तर भारत पर पड़ रहा है। ये बादल 300 से 400 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं, जिससे दिन के समय सूर्य की रोशनी में बाधा पहुंचती है। इसका परिणाम कोल्ड डे के रूप में देखने को मिलता है। दूसरा कारक है पश्चिमी विक्षोभ। सामान्य से लेकर उच्च पश्चिमी विक्षोभ की बारंबारता ने भी उत्तर भारत की सर्दियों में इजाफा किया है। तीसरा कारण है जलवायु परिवर्तन। वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के चलते मौसम के प्रतिरूप में लगातार बदलाव हो रहे हैं, जिससे मौसम का पूर्वानुमान करना भी कठिन हुआ है।
बीते दिनों बेंगलुरु स्थित IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और CMTI यानी सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में 3 नई प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय भारी उद्योग विभाग के सचिव ने इनका उद्घाटन किया। दरअसल IISc ने भारी उद्योग विभाग की मदद से मेटल एडिटिव प्रिंटिंग मशीन के लिए एक तकनीक विकसित की है। भारत में इसे पहली बार विकसित किया गया है। इसके अलावा भारतीय विनिर्माण को समर्थन देने की दिशा में IISc बेंगलुरु में इंडस्ट्री 4.0 समर्थ उद्योग केंद्र की स्थापना भी की गई है। यह केंद्र डेटा एनालिटिक्स, 3D प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी जैसी नवीन तकनीकों को अडॉप्ट करने और उनके प्रसार में मददगार होगा। वहीं CMTI में सेंसर टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और फैब्रिकेशन फैसिलिटी भी विकसित की जा रही है। यह सेंसर टेक्नोलॉजी डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए उत्पादों और मशीनों को स्मार्ट बनाने में मदद करेगी। आपको बता दें कि भारतीय पूंजीगत वस्तुओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय ने 2014 में पायलट स्तर पर एक योजना लॉन्च की थी। इसमें एडवांस्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सहित 5 अवयवों को शामिल किया गया था। इस योजना के तहत देश में 8 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा चुके हैं। CMTI, IIT मद्रास, PSG कॉलेज कोयम्बटूर, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल टेस्टिंग एंड रिसर्च सेंटर IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड और IISc बेंगलुरु में ये केंद्र स्थापित किए गए हैं। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने कुछ ऐसे उपकरण विकसित किए हैं जो घरों में लगे नलों में प्रवाहित या स्थिर जल से ऊर्जा पैदा करेंगे। इन उपकरणों में बड़ी संख्या में जेनरेशन डिवाइस लगाई गई हैं। ये डिवाइसेज ऊर्जा उत्पन्न करेंगी जिसे ऊर्जा की कमी वाले क्षेत्रों में पहुंचाया जा सकेगा। शोधकर्ताओं की टीम ने प्रवाहित जल से ऊर्जा बनाने के लिए इलेक्ट्रोकाइनेटिक स्ट्रीमिंग पोटेंशियल विधि का उपयोग किया। आपको बता दें कि जब किसी आवेशित छोटे चैनल से कोई तरल पदार्थ प्रवाहित होता है तो उससे इलेक्ट्रिक वोल्टेज उत्पन्न होता है। इसे छोटे जनरेटर्स के द्वारा बाद में उपयोग में लाया जा सकता है। टीम ने स्थिर जल से ऊर्जा बनाने के लिए कॉन्ट्रास्टिंग इंटरफेशियल एक्टिविटीज़ का सहारा लिया। इन एक्टिविटीज़ के सहारे विभिन्न अर्धचालक पदार्थ स्थिर जल से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। वैज्ञानिकों ने इस तरह के प्रयोग के लिए खास तरह के ग्राफीन फ्लेक्स का भी उपयोग किया था। इस ग्राफीन की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी में इस तरह बदलाव किया गया था कि स्थिर जल इसके संपर्क में आते ही ऊर्जा पैदा करता है। आपको बता दें कि ग्राफीन कार्बन का ऐसा अपरूप है जिसमें प्रत्येक अणु दोनों छोर से रासायनिक अभिक्रिया करने में सक्षम होते हैं। यह कई सारे अपरूपों जैसे ग्रेफाइट, चारकोल, कार्बन नैनोट्यूब्स और फुलेरेंस के लिए आधारभूत तत्व होता है। किसी रासायनिक तत्व के 2 या अधिक अवस्थाओं में बने रहने के गुण को अपरूपता कहा जाता है। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक दल ने भारत में जिला स्तर पर कुपोषण से जुड़ा शोध किया है। शोध में कुपोषण के फैलाव और संपन्नता के अंतर से कुपोषण के संकेतकों पर पड़ने वाले प्रभाव की बात की गई है। इसमें जिलों को 4 श्रेणियों में रखा गया है: असमानता, पिटफॉल, कुल बोझ पर आधारित समृद्धि और संपदा से जुड़ी असमानता। बच्चों में कुपोषण को प्रमुख 5 संकेतकों के जरिए मापा जाता है। इन संकेतकों में स्टंटिंग यानी छोटा कद, अंडरवेट यानी सामान्य से कम वजन, वेस्टिंग यानी लंबाई की तुलना में कम वजन, जन्म के समय कम वजन और एनीमिया शामिल हैं। शोध के अनुसार भारत के राष्ट्रीय पोषण मिशन ने बच्चों में कुपोषण कम करने की दिशा में सकारात्मक रूप से काम किया है, लेकिन यह कमी हर जगह समान रूप से नहीं हुई है। शोध में कहा गया है कि हर जिले के लिए कुपोषण की एक अलग रणनीति की जरूरत है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के अनुसार बच्चों के कुपोषण में कमी आई है, लेकिन कई अध्ययनों से पता चला है कि यह कमी बेहद धीमी है। आपको बता दें कि कुपोषण भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत का प्रमुख कारण है। सितंबर 2019 में जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में चाइल्ड स्टंटिंग के 39.3%, चाइल्ड वेस्टिंग के 15.7%, चाइल्ड अंडरवेट के 32.7% और एनीमिया के 59.7% मामले हैं। भारत में कुपोषण से निपटने के लिए चलाई गई कुछ प्रमुख योजनाओं की बात करें तो 1975 की एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम योजना, 1995 की मिड डे मील स्कीम और 2013 का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम इत्यादि प्रमुख योजनाएं हैं। 3 से 7 जनवरी को 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। यह आयोजन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज बेंगलुरु में किया गया था। इसकी थीम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट थी।
इसके साथ ही 9वीं विमेन साइंस कांग्रेस का भी आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य महिला वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के साथ ही युवा महिलाओं को विज्ञान के क्षेत्र में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना है। इस मौके पर डीआरडीओ के एरोनॉटिकल सिस्टम्स की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेसी थॉमस ने वैज्ञानिकों के योगदान को याद किया। इन वैज्ञानिकों में मैरी क्यूरी, कादम्बिनी गांगुली, राजेश्वरी चटर्जी और किरण मजूमदार शॉ शामिल हैं। मैरी क्यूरी नोबेल पाने वाली पहली महिला थी। उन्हें 1903 में भौतिकी के लिए, वहीं 1911 में रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। कादम्बिनी गांगुली भारत की पहली 2 महिला स्नातकों में से एक थी। उनके साथ चंद्रमुखी बसु को भी स्नातक की उपाधि दी गई थी। राजेश्वरी चटर्जी को देश में माइक्रोवेव और एंटीना इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कार्य के लिए जाना जाता है। किरण मजूमदार शॉ को बायोफार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में काम के लिए जाना जाता है। इस अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत महिलाओं के लिए चलाई जा रही किरण योजना का संदर्भ भी दिया गया था। नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग यानी किरण योजना का उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिला समानता को बढ़ावा देना है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107 सालों के इतिहास में पहली बार फार्मर्स साइंस कांग्रेस का भी आयोजन किया गया। इसमें किसानों द्वारा किए गए नवाचार और उनकी वैज्ञानिक वैधता को प्रदर्शित किया गया था। इस दौरान 3 प्रमुख विषय चर्चा का केंद्र रहे: एकीकृत कृषि और उद्यमशीलता में किसानों के नवाचार, जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता संरक्षण और कृषि संकट। इसमें बताया गया कि किस तरह किसानों को लेकर एक परिवर्तन आया है। वर्तमान में उत्पादन से लेकर पोषण सुरक्षा और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर फोकस केंद्रित हुआ है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कीटनाशक और उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के लिहाज से नैनो फर्टिलाइजर्स और नैनो पेस्टिसाइड्स का उत्पादन कर रही है। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पुष्प विज्ञान निदेशालय द्वारा चलाई जा रही आर्या योजना का भी संदर्भ दिया गया था। अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर यानी आर्या योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कृषि और इसके सहयोगी क्षेत्रों में आकर्षित करना है। ICAR किसानों में नवाचारों को प्रोत्साहित करने और उनके प्रचार प्रसार के लिए फार्मर्स इनोवेशन फंड गठित करने जा रहा है। अगले वित्तीय वर्ष से इसके शुरू होने की उम्मीद है। इस योजना के तहत नई दिल्ली में एक नवाचार केंद्र भी खोला जाएगा। यहाँ किसानों के नवाचारों को वैधता प्रदान की जाएगी। ICAR का यह कदम किसानों को नवाचारों के लिए बढ़ावा देगा। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों और कृषि को विज्ञान से जोड़ना है, ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि किसान खेती के लिए वैज्ञानिक प्रणाली का पालन कर रहे हैं। इसके लिए ICAR 105 स्टार्टअप्स को किसानों के साथ पहले ही जोड़ चुका है। इसके अलावा ICAR विभिन्न कृषि पारितंत्र क्षेत्रों के लिए पहले ही 45 ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल्स विकसित कर चुका है। आपको बता दें कि ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। 1929 में इसका गठन इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नाम से एक पंजीकृत सोसाइटी के तौर पर किया गया था। इसके गठन में कृषि पर रॉयल कमीशन की सिफारिशों को ध्यान में रखा गया था। यह संगठन बागवानी, मत्स्यन और पशु विज्ञान सहित कृषि में शिक्षा और शोध को दिशा देने, समन्वय बैठाने और प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है। पृथ्वी के इनर कोर पर हो रही आयरन स्नो की घटना चर्चा में है। इसमें लोहे के छोटे कणों से निर्मित बर्फ जैसे टुकड़े पृथ्वी के इनर कोर के ऊपरी भाग पर जमा हो रहे हैं। माना जा रहा है कि पृथ्वी के इनर कोर में इन टुकड़ों से बनी हुई 320 किलोमीटर तक की मोटी परत बन चुकी है। इन परतों की मोटाई इनर कोर के पश्चिमी गोलार्ध में पूर्वी गोलार्ध की तुलना में ज्यादा आंकी जा रही है। गौरतलब है कि वैज्ञानिकों ने यह अनुमान भूकंपीय तरंगों से मिलने वाले संकेतों के आधार पर लगाया है। उनका मानना है कि बर्फ की ये अर्ध तरल परतें तरंगों की गति धीमी कर देती हैं। यह माना जा रहा है कि पृथ्वी के इनर कोर और आउटर कोर के बीच में अर्ध तरली परत मौजूद है। पृथ्वी की आंतरिक बनावट में इसे 3 भागों क्रस्ट, मेंटल और कोर में बांटा गया है। कोर इसका सबसे अंदरूनी हिस्सा होता है, जो भारी तत्वों मुख्यतः लोहे और निकल से मिलकर बना होता है। पहले के शोधों के मुताबिक कोर का बाहरी हिस्सा तरल अवस्था में है, जिसे आउटर कोर कहते हैं, जबकि अंदर वाला हिस्सा ठोस अवस्था में मिलता है, जिसे इनर कोर कहते हैं। इसरो IDRSS यानी इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम नामक एक विशेष सैटेलाइट सीरीज लॉन्च करने जा रहा है। इस सैटेलाइट प्रणाली को
लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद भारतीय सैटेलाइट्स को ट्रैक करने के मकसद से तैयार किया जा रहा है। यह दूसरे सैटेलाइट्स को सूचना भेजने और उनसे सूचना प्राप्त कर निरंतर संपर्क में बने रहने में भी कारगर साबित होगा। इसरो इसका पहला सेट 2020 के आखिर में जबकि दूसरा सेट 2021 में लॉन्च करने जा रहा है। इसरो अध्यक्ष की माने तो इसका सबसे बड़ा लाभ हमारे महत्वाकांक्षी स्पेस मिशन गगनयान के क्रू मेंबर्स को होगा। 2000 किलोग्राम वजनी IDRSS को GSLV से लॉन्च कर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में स्थापित किया जाएगा। यह सैटेलाइट आने वाले सालों में इसरो के स्पेस डॉकिंग, स्पेस स्टेशन जैसे लो अर्थ ऑर्बिट मिशंस और चंद्रमा, शुक्र, मंगल ग्रह अभियानों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा इसरो द्वारा किए जाने वाले लॉन्चिंग्स की निगरानी करने में भी यह मददगार साबित होगा। आपको बता दें कि इस श्रेणी में यूएस ने ट्रैकिंग एंड डेटा रिले सैटेलाइट्स, रूस ने सैटेलाइट डेटा रिले नेटवर्क और चीन ने तियानलियान सीरीज पहले ही विकसित कर लिया है। वहीं यूरोप अपना यूरोपियन डेटा रिले सिस्टम और चीन तियानलियान 2 सीरीज विकसित कर रहा है। केंद्र सरकार ने BEE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के साथ मिलकर रूम एयर कंडीशनर के लिए न्यू एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स निर्धारित किए हैं। ये स्टैंडर्ड 1 जनवरी 2020 से लागू किए गए हैं। इसके अनुसार 1 जनवरी 2020 से सभी रूम एयर कंडीशनर्स के लिए डिफॉल्ट सेटिंग 24 डिग्री सेल्सियस होगी। अधिसूचना के अनुसार 1 जनवरी 2020 से भारत में निर्मित और व्यावसायिक उद्देश्य से बेचे या खरीदे जाने वाले सभी ब्रांड्स और सभी प्रकार के एसी जिन्हें 1 से 5 स्टार रेटिंग दी गई है और जिनकी कूलिंग कैपेसिटी 10,465 वॉट है, उनमें डिफॉल्ट सेटिंग 24 डिग्री सेल्सियस अनिवार्य होगी। इनमें मल्टी स्टेज कैपेसिटी एयर कंडीशनर्स, यूनिटरी एयर कंडीशनर्स और स्प्लिट एयर कंडीशनर शामिल हैं। ये सभी एसी BEE के स्टार लेबलिंग प्रोग्राम के तहत शामिल हैं। नए मानकों के अनुसार ISEER यानी इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो स्प्लिट एसी के लिए 3.30 से 5.00 और विंडो एयर कंडीशनर के लिए 2.70 से 3.50 रहेगा। ISEER के मानक 1 जनवरी 2021 से लागू होंगे। आपको बता दें कि BEE ऊर्जा मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। केंद्रीय गृह मंत्री ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। I4C देश में साइबर अपराधों से लड़ने के लिए नोडल एजेंसी होगी। इसके अलावा गृह मंत्री ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी राष्ट्र को समर्पित किया। I4C को अक्टूबर 2018 में सरकार ने मंजूरी दी थी। इस केंद्र का उद्देश्य बेहतर तालमेल और समग्र रूप से सभी तरह के साइबर अपराधों से निपटना है। I4C के 7 हिस्से होंगे, जिसमें नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की सबसे अहम भूमिका होगी। यह एक नागरिक केंद्रित पहल है जो पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को साइबर अपराध की रिपोर्ट करने की सुविधा देती है। इस पोर्टल पर सभी तरह के साइबर अपराधों, खासतौर पर महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बाल यौन दुर्व्यवहार संबंधी सामग्री और बलात्कार आदि से जुड़ी ऑनलाइन सामग्री के मामले में शिकायत की जा सकेगी। इस पोर्टल पर कुछ विशिष्ट अपराधों मसलन वित्तीय अपराध एवं स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग जैसे सोशल मीडिया से जुड़े अपराधों पर भी खासा ध्यान दिया जाएगा। यह पोर्टल राज्यों और जिलों की कानून प्रवर्तन एजेंसीज और पुलिस स्टेशंस के बीच समन्वय को मजबूत करेगा। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने देश में H9N2 वायरस के पहले मामले का पता लगाया है। यह इन्फ्लुएंजा ए वायरस का ही सबटाइप है और इससे बर्ड फ्लू के साथ साथ ह्यूमन इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है। यह वायरस इंसानों में इंटेस्टाइनल माइक्रोबायोटा डिसऑर्डर और इन्फ्लेमेटरी डैमेज का कारण बन सकता है। बता दें कि 1966 में यूएस के विस्कॉन्सिन में टर्की फ्लोक्स पक्षी से H9N2 का पहली बार पता लगाया गया था। अमेरिकी वैज्ञानिकों की माने तो H9N2 पक्षियों में वैश्विक स्तर पर पाया जाता है और कुछ क्षेत्रों में मुर्गियों के लिए यह एक प्रकार का संक्रामक रोग होता है। WHO के मुताबिक इस प्रकार के एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस मुर्गियों में तेजी से फैल रहे हैं और इनके संपर्क में आने से किसी इंसान के संक्रमित होने की संभावनाएं भी काफी बढ़ जाती हैं। यह इंसानों में बहुत ही कम पाया जाता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसके मामूली लक्षणों के कारण कई मामलों का पता न लगाया जा सका हो। H9N2 से संक्रमित किसी इंसान का मामला पहली बार 1998 में हांगकांग में पाया गया था, जबकि चीन में 2015 के बाद से इस वायरस के 28 मामले सामने आए। भारत की बात करें तो महाराष्ट्र के मेलघाट जिले में कोरकू जनजाति के एक गांव में
फरवरी 2019 में पहला मामला पाया गया था। पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के अनुसार भारत के मुर्गी फार्मों में इस वायरस का कई बार पता लगाया गया है। हैरानी वाली बात यह है कि मुर्गियों के संपर्क में न आने के बावजूद भी हाल ही में एक बच्चे के संक्रमित होने का मामला सामने आया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने हाइपर लूप प्रोजेक्ट को अभी रिजर्व में रखने की बात कही है। इसके लिए उनका तर्क है कि यह तकनीक अभी विश्व में कहीं भी शुरू नहीं हुई है। आपको बता दें कि भारत में पहले हाइपर लूप यातायात सिस्टम की शुरुआत पुणे से मुंबई के बीच प्रस्तावित है, जो कि अभी तक अपने प्लान फेज में ही है। इसके अलावा भारत में ही अमरावती से विजयवाड़ा भी हाइपर लूप यातायात सिस्टम बनाने की योजना है। अगर विश्व स्तर पर देखें तो कनाडा, अमेरिका, जापान सरीखे देशों में इसके ऊपर प्रयोग चल रहे हैं। हाइपरलूप तकनीक एक हाई स्पीड यातायात साधन है जो कि प्लेन की गति से भी दोगुनी गति से चल सकती है, जिससे लंबी दूरी तय करने में समय सीमा को कम किया जा सकता है। इसके अलावा यह तकनीक खराब मौसम और भूकंप से भी अप्रभावित रहेगी। समस्या के तौर पर देखें तो इसमें आरंभिक निवेश बहुत ज़्यादा है, साथ ही किसी दुर्घटना की स्थिति में खतरा बहुत ज़्यादा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर तमिलनाडु के कई जिलों में कुछ ग्राम सभाएं आयोजित की गईं। इन सभाओं में हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट्स और इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट्स के विरोध में प्रस्ताव पारित किए गए। ग्रामीणों का मानना है कि जिस तरह केंद्र ने EIA यानी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अधिसूचना 2006 में संशोधन किया है, उससे हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट राज्य के कई जिलों की उर्वर भूमि को बुरी तरह प्रभावित करेगा। गौरतलब है कि केंद्र ने हाल ही में नए नियमों के तहत हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट को EIA के दौरान लोक परामर्श से छूट दी है। यहाँ के कुछ ग्राम सभाओं ने केंद्र के INO यानी इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट का विरोध किया है। लोगों का मानना है कि यह प्रोजेक्ट पर्यावरण और पश्चिमी घाट को प्रभावित करेगा, क्योंकि प्लांट से निकलने वाले मलबे को समुद्र में फेंकने से मत्स्यन पर विपरीत असर पड़ रहा है। INO प्लांट पश्चिमी घाट के संरक्षित क्षेत्रों के ESZ यानी इको सेंसिटिव जोन में अवस्थित है। आपको बता दें कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का कर्तव्य है कि वह वन्य जीवों और वनों के संरक्षण व विकास के लिए जरूरी कदम उठाए। वहीं पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 केंद्र को यह शक्ति देता है कि वह जैव विविधता और प्रदूषण नियंत्रण को ध्यान में रखकर उद्योगों की अवस्थिति पर प्रतिबंध लगाए। लिहाजा 2011 में सरकार ने वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज और नेशनल पार्क्स के आसपास ESZ घोषित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। ESZ को घोषित करने का उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों के लिए कुछ विशेष शॉक एब्जॉर्वर को तैयार कर खास गतिविधियों का विनियमन करना है। सामान्य तौर पर ESZ की चौड़ाई किसी संरक्षित क्षेत्र के 10 किलोमीटर तक हो सकती है। हालांकि किसी किसी जगह इसे 10 किलोमीटर से अधिक, जबकि कहीं कहीं इसकी अधिकतम चौड़ाई को तय नहीं किया गया है। गौरतलब है कि पश्चिमी घाट में ESZ के लिए सरकार ने माधव गाडगिल और कस्तूरी रंगन समिति का गठन किया था। पुणे स्थित नेशनल सेंटर फॉर माइक्रोबियल रिसोर्स के वैज्ञानिकों ने राजस्थान के सांभर झील में नए तरह के अर्किया के पाए जाने की बात कही है। अर्किया यानी आद्य जीवाणु एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कुछ चरम परिस्थितियों में मसलन हॉट स्प्रिंग्स, ठंडे मरुस्थलों और अति लवणीय झीलों में ही विकसित होते हैं। बहुत ही धीमी गति से विकसित होने वाले ये ऑर्गेनिज्म इंसानों की आंतों में भी मौजूद होते हैं और इनका मानवीय स्वास्थ्य से भी गहरा संबंध होता है। ये एंटी माइक्रोबियल मॉलिक्यूल्स के उत्पादन और एंटीऑक्सीडेंट गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं। लिहाजा इन ऑर्गेनिज्म की अपशिष्ट जल के इको फ्रेंडली ट्रीटमेंट में अहम भूमिका हो सकती है। बता दें कि सांभर झील राजस्थान में स्थित खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील है। यह अपने अति लवणीय पारितंत्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल लगभग 0.2 मिलियन टन नमक का उत्पादन किया जाता है। गौरतलब है कि सांभर झील रामसर कन्वेंशन के तहत एक संरक्षित आर्द्रभूमि भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते एक साल में कई देशों में पोलियो की वापसी हुई है। इनमें फिलीपींस, मलेशिया, घाना, म्यांमार, चीन, कैमरून, इंडोनेशिया और ईरान जैसे देश शामिल हैं। ज्यादातर देशों में वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो के मामले देखे गए हैं। USA के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार पोलियो शरीर को अशक्त बनाने वाली खतरनाक बीमारी है जो कि शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है।
इसका वायरस प्रभावित व्यक्ति के मल में रहता है। प्रभावित व्यक्ति शौच के उपरांत यदि अपने हाथों को ठीक से साफ नहीं करता है तो दूसरों को इस वायरस से संक्रमित कर सकता है। इस वायरस से लोग संक्रमित भोजन या पानी का सेवन करने से भी प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि पोलियो से प्रभावित लोग खुद को बीमार महसूस नहीं कर पाते। कुछ लोगों को बुखार, थकावट, जी मिचलाने, सरदर्द, खांसी, गले में खराश जैसे लक्षणों का ही सामना करना पड़ता है। कुछ दुर्लभ मामलों में पोलियो का संक्रमण शरीर को स्थायी रूप से पैरालिसिस की स्थिति में पहुंचा सकता है। एक बार इस स्थिति में पहुंचने के बाद इलाज की संभावना खत्म हो जाती है। हालांकि इसके संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। आपको बता दें कि पोलियो वायरस के 3 प्रकार हैं, जिन्हें पोलियो 1, 2 और 3 के नाम से जाना जाता है। किसी भी देश को पोलियो मुक्त घोषित होने के लिए इन तीनों वायरस का वाइल्ड ट्रांसमिशन खत्म होना जरूरी है।